Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। मित्रों, कलाम एकेडमी के द्वारा जो रीड का पेपर लिया गया था तो मैं 2 भागों को तो सोल्व करा चुका हूं। देखिए, साइकोलॉजी का मैंने वीडियो डाल दिया है, हिंदी का मैंने वीडियो डाल दिया है। नहीं देखा है तो दोनों इस वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पर आपके जो लेवल फर्स्ट के अंतर्गत इन्वायरमेंट स्टडीज़ का जो क्वेश्चन जो पेपर था 30 क्वेश्चन यहाँ पर हम हल करने वाले हैं। तो लगभग सारे क्वेश्चनों के सही आंसर बिल्कुल पूरी कोशिश करूँगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्नों को भी कि किस प्रकार से इन्होंने प्रश्न लिए हैं और आशा है कि बिल्कुल रीट में आपके ऐसे ही पेपर बनेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं साथियों। 5वें भाग पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 121 से प्रश्न नंबर 150 तक हम इस वीडियो के माध्यम से समझते हुए हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 121 को। तो मित्रों, हम सेक्शन 5 पे आ चुके हैं। इन्वायरमेंटल स्टडीज़, पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत कुल 30 क्वेश्चन है। सभी प्रश्न आपको बिल्कुल कंपलसरी करना है। इसका इन्होंने पहला क्वेश्चन दिया था, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई? 2 अक्टूबर 2014, 15 अगस्त 2014, 2 अक्टूबर 2015 और 15 अगस्त 2015। तो मित्रों, राइट आंसर दीजिएगा प्रश्न नंबर 121 का। साथियों, इसके सही आंसर की बात करें तो स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी। विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही रहेगा। साथियों, नई दिल्ली से इसकी शुरुआत की गई थी, आपका प्रथम विकल्प है। इसमें प्रश्न नंबर 122 पे आते हैं। देखिए, ये जो निम्नांकित यातायात संकेत है ये वाला, इसका आपको अर्थ बताना है। पैदल यात्री परिपथ, मानव रहित रेल परिपथ, फाटक वाला रेल परिपथ और पैदल यात्री निषिद्ध। तो मित्रों, यहाँ पर देखिएगा, ये रेलवे का क्रॉसिंग है तो पैदल यात्री निषिद्ध और पैदल यात्री परिपथ दोनों को हटा देंगे। रेल परिपथ पर हम चलते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, ये इस प्रकार का जो संकेत है ये बताता है। नीचे जैसे यहाँ पर ये 2 लाइनें खिंच रही है तो इन 2 लाइनों का मतलब ये है कि आगे फाटक है। 2 लाइन मतलब 200 मीटर आगे। तो फाटक वाला रेल परिपथ इसका सही आंसर है, तीसरा विकल्प। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 123 पे आते हैं। 123वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? संतोष यादव कांगसुंग की तरफ से एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला है। प्रेमलता अग्रवाल उत्तरी अमेरिका के माउंट मैकिनले पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला है। बछेंद्री पाल एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला है। और मलावत पूर्णा पर्वतारोहण अभियान से जुड़ने वाली सबसे अधिक उम्र की भारतीय महिला है। तो मित्रों, अगर हम बात करें असत्य की तो बछेंद्री पाल एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला है, बिल्कुल सत्य कथन है ये। संतोष यादव सबसे पहले कांगसुंग की तरफ से एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला भी बनी थी। प्रेमलता अग्रवाल उत्तरी अमेरिका के माउंट के मैकिनले पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। लेकिन यहाँ पर जो मलावत पूर्णा है साथियों, ये पर्वतारोहण अभियान से जुड़ने वाली सबसे अधिक उम्र की ये नहीं है भाई, क्योंकि ये लगभग 20 साल में ही पर्वतारोहण से जुड़ चुकी थी। तो यहाँ पर आपका जो चौथा विकल्प है ये क्या है? असत्य कथन है, यही पूछा था। तो साथियों, चौथा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 123 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 124 पे आते हैं। ब्लू पोट्री के प्रसिद्ध शिल्पकार थे, कौन थे साथियों? सही आंसर देना है। कृपाल सिंह शेखावत, कोमल कोठारी, पीके सेट्टी और प्रभात सुधार। तो साथियों देखिएगा, यहाँ पर ब्लू पोट्री के प्रसिद्ध शिल्पकार कृपाल सिंह शेखावत थे। कौन है? कृपाल सिंह शेखावत। इनके द्वारा ही इसका सर्वाधिक विकास किया गया था। तो विकल्प नंबर 1 भी सही है। 124 में 1 भी सही है क्या? सॉरी, 1 ही सही है। प्रश्न नंबर 125। दक्षिणी राजस्थान का मुख्य खाद्यान्न है चावल, बाजरा, मक्का, ज्वार। तो दक्षिणी राजस्थान की अगर हम बात करें साथियों, तो दक्षिणी राजस्थान का मतलब क्या हुआ कि जो चित्तौड़गढ़ जिला है, जो उदयपुर है, जो बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है, ये दक्षिणी राजस्थान के अंतर्गत आ जाते हैं। तो मक्का इसमें राइट आंसर है। मक्का ही दक्षिणी राजस्थान का मुख्य खाद्यान्न है। मुख्य खाद्यान्न फसल मक्का ही है। यहाँ पर तीसरा विकल्प सही है। चावल अगर आप सोच रहे हो तो ये दक्षिणी भारत की बात है, दक्षिणी राजस्थान पूछा है यहाँ पर। साथियों, बाजरा और ज्वार ये मरुस्थलीय जो जिले हैं वहाँ पर ज़्यादा उत्पादित होते हैं। तो यहाँ आपका तीसरा है सही। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 126। राज्य पक्षी गोडावन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसे शर्मिला पक्षी व सोन चिड़िया के नाम से भी जाना जाता है।
विश्व में इसकी सबसे ज़्यादा संख्या राजस्थान के थार मरुस्थल में पाई जाती है। यह घास में रहना पसंद करता है और 1983 में इसे राजस्थान का राज्य पक्षी घोषित किया गया। तो बिल्कुल 83 में इसे राज्य पक्षी घोषित किया गया था। सबसे ज़्यादा ये विश्व में राजस्थान के थार मरुस्थल में मिलता है। इसको सोन चिड़िया और शर्मिला पक्षी भी कहते हैं, लेकिन घास में रहना नहीं बल्कि ये तो मरुस्थल में सर्वाधिक पाया जाता है। तो फिर ये विकल्प क्या हो गया, असत्य हो गया। थर्ड विकल्प आपका यहाँ पर सही है साथियों। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। 127वां क्वेश्चन मित्रों, 127वां क्वेश्चन आपके है घोड़ा, मुर्गा तथा बयां के घर क्रमशः है। इनके घरों के बारे में आपको बताना है। शुकरशाला, दड़बा, घोंसला, शुकरशाला, गुफा, पेड़, अस्तबल, दड़बा, घोंसला, अस्तबल, पीलखाना और घोंसला। तो मित्रों घोड़ा अस्तबल में रहता है, तो इन दोनों ऑप्शनों को हटा देते हैं ऊपर वालों को। मुर्गा क्या रहता है, दड़बे में रहता है, तो ये आपका राइट आंसर हो रहा है, ये गलत हो गया। बया कहाँ रहती है, घोंसले में रहती है, तो फिर आपका ओनली तीसरा विकल्प सही है 127 में। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 128 पर। भारत में दहेज निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1961, 66, 94, 87। तो सभी को पता होगा, नॉर्मल सी चीज़ है, दहेज निषेध अधिनियम भारत में 1961 में लागू किया गया था साथियों। यहाँ पर आपका प्रथम विकल्प सही है 128 में। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 129 पर। 129वां क्वेश्चन अच्छे से समझना है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 ये, सूची 2। परचा बावड़ी, खिन्नी बावड़ी, चांद बावड़ी, निमराना बावड़ी, जालोर, रामदेवरा, अलवर और आभानेरी। तो मित्रों अगर हम बात करें चांद बावड़ी की, सभी को पता होगा कि आभानेरी दौसा में पड़ती है ये, तो इसको हमने यहाँ पर मिला दिया। परचा बावड़ी पड़ती है साथियों रामदेवरा में, इसको यहाँ से मिला दिया। जो खिन्नी बावड़ी है साथियों ये पड़ती है आपके जालोर में, और जो निमराना बावड़ी है ये अलवर में पड़ती है। तो मतलब पहले में आपके दूसरा विकल्प सही है। तो यहाँ पर हम दो ऑप्शन देख लेते हैं, तो यहाँ डी और ए तो बाहर निकल गया। फिर खिन्नी बावड़ी आपके जालोर में है, मतलब दूसरा में पहला सही है, तो ये बिल्कुल ये यहाँ पर ओनली एक ही जगह दे रखा है एक, तो फिर आपका बी आंसर ही सही रहेगा इस क्वेश्चन में। कौन सा आंसर सही है, बी वाला। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 130। राजस्थान के किस दुर्ग को मेवाड़ की आंख के उपनाम से जाना जाता है? चित्तौड़गढ़, सिवाना, कुंभलगढ़ और रणथंभौर। तो साथियों मेवाड़ की आंख कुंभलगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, कुंभलगढ़ को। थर्ड विकल्प 130वें में सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 131। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? रेन बसेरा बेघर लोगों के अस्थायी आवास है। पहाड़ी क्षेत्रों में मकानों की छतें ढालू होती है। बर्फ से बने मकान को क्राल कहा जाता है। रेगिस्तानी इलाकों के मकानों की छतें खपरेल और बांस की, बिल्कुल रेगिस्तान में खपरेल और बांस की होती है। जो रेन बसेरे हैं वो बेघर लोगों के अस्थायी आवास बिल्कुल होते हैं, स्थायी नहीं होते, अस्थायी। पहाड़ी क्षेत्रों के जो मकान हैं इनकी जो छतें हैं वो ढालू होती है, ढाल लिए हुए। लेकिन बर्फ से बने घर को क्राल नहीं कहते हैं बल्कि इसको इग्लू कहा जाता है साथियों। तो ये फिर असत्य कथन हो गया। थर्ड विकल्प आपका यहाँ पर सही है प्रश्न नंबर 131 में, तीसरा वाला। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 132 पर। निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। हरियाली अमावस्या मेला उदयपुर, फूलडोल मेला बारा, ख्वाजा का और सजमेर, पांडुपोल मेला अलवर। तो साथियों पांडुपोल मेला अलवर में लगता है, ख्वाजा का और सजमेर में लगता है, हरियाली अमावस्या का मेला उदयपुर में लगता है। लेकिन मित्रों जो फूलडोल मेला है ये बारा में नहीं लगता है, ये बारा में नहीं लगता है साथियों, ठीक है, ये भीलवाड़ा में लगता है। तो ये क्या हो गया, असत्य हो गया, ये सुमेलित नहीं है। दूसरा विकल्प आपका इस क्वेश्चन में सही है 132 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 133 पे आते हैं। भारत का राष्ट्रीय पंचांग है विक्रम संवत, शक संवत, हिजरी संवत और ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो मित्रों राष्ट्रीय पंचांग में शक संवत को गिना जाता है, शक संवत को ही भारत का राष्ट्रीय पंचांग कहा जाता है। सेकंड विकल्प आपका इस क्वेश्चन में सही है 133 में। चलिए आप प्रश्न नंबर 134 को देखेंगे। मित्रों 134वां क्वेश्चन है आपके, प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की मृत्यु किस अंतरिक्ष यान के पृथ्वी पर लौटते समय हो गई? अपोलो, सोयूज, T11, कोलंबिया और अटलांटिस। तो मित्रों कल्पना चावला जो स्पेस में कुछ दिन इनके साथी और ये स्पेस में रहकर आए थे, तो उधर से जब धरती पर आ रहे थे तो उस समय आते ही इनका जो यान है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इसमें बैठे 7 लोगों की
मौत हो गई, तो उस यान का नाम था कोलंबिया। क्या नाम था उसका? कोलंबिया। थर्ड विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर है साथियों। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 135 पर। सब म्यूकस फाइब्रोसिस किसके सेवन के कारण होता है? गुटखा, तंबाकू, अफीम और शराब। तो साथियों अफीम और शराब दोनों तो आप हटा ही दीजिए, इनके सेवन के कारण ये चीज़ नहीं होती है। ये मुंह में होने वाले रोग है साथियों, जो कैंसर का कारण भी बन जाता है, तो ये एक गुटखा खाने के कारण होता है। यहाँ पर आपका प्रथम विकल्प सही है। तंबाकू सिर्फ देखिएगा, तंबाकू में गुटखे में तंबाकू तो होता है, लेकिन तंबाकू अन्य बहुत सारी चीज़ों में भी होता है गुटखे के अलावा भी। लेकिन ये रोग मुख्य रूप से जो पान सुपारी वगैरह है, तो इसके खाने के कारण होता है। विकल्प नंबर 1 सही है 135वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 136। जिला उपभोक्ता मंच की संरचना होती है एक अध्यक्ष प्लस एक सदस्य, एक अध्यक्ष प्लस दो सदस्य, एक अध्यक्ष प्लस तीन सदस्य, एक अध्यक्ष प्लस चार सदस्य। तो मित्रों प्रश्न नंबर 136 का सही आंसर कौन सा रहेगा? बताइए राइट आंसर। तो मित्रों जिला उपभोक्ता मंच में देखिए कुल सदस्यों की संख्या 3 होती है, जिसमें दो तो सदस्य होते हैं और एक अध्यक्ष होता है। तो एक अध्यक्ष प्लस दो सदस्य होते हैं। यहाँ पर आपका सेकंड विकल्प सही है प्रश्न नंबर 136 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 137 पे आते हैं। निम्न में से कौन सा जल का कार्य नहीं है? ठीक है, जल का कार्य नहीं है। ऊर्जा प्रदान करना, शरीर का निर्माण, सुरक्षा प्रदान करना और उपयुक्त सभी जल के कार्य है। तो मित्रों विकल्पों को देखते हुए देखिए, ऊर्जा, सुरक्षा, शरीर निर्माण, तीनों में ही चीज़ों में जल की आवश्यकता होती है। तो विकल्प नंबर आपका 4 सही है, उपयुक्त सभी जल के कार्य है। चलिए 137वें में चौथा सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 138। मनुष्य की मुख गुहा में कुल कृंतक दांतों की संख्या होती है 2, 4, 6 और 8। तो मित्रों जो प्रत्येक जो जबड़े होते हैं, जैसे हमारे 2 जबड़े हैं, तो इसमें कृंतक मतलब काटने वाले, चीरफाड़ करने वाले जो दांत है साथियों, नीचे के जबड़े में भी 4 और ऊपर के जबड़े में भी 4, मतलब कुल संख्या पूछे तो फिर 8 आपका सही आंसर होगा कृंतक दांतों की। चौथा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 138 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 139 देखेंगे। 139वां क्वेश्चन। एनीमिया रोग शरीर में किसकी कमी एनीमिया रोग में शरीर में किसकी कमी हो जाती है? रक्त की, विटामिन की, जल की और खनिज लवणों की। तो मित्रों देखिएगा एनीमिया रोग का मतलब यही है रक्त की कमी होना। तो साथियों रक्त की कमी होने की दशा को ही एनीमिया कहा जाता है। अलग अलग प्रकार का ये होता है, लेकिन नॉर्मली रक्त की कमी होते ही हमारे शरीर में हमें यूं मान सकते हैं एनीमिया रोग से हम ग्रसित है। विकल्प नंबर 1 सही है 139वें में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 140 पे आते हैं। 140वां क्वेश्चन। समान कोशिकाओं का समूह जो एक विशिष्ट कार्य करता है, अंग कहलाता है, कोशिका कहलाता है, तंत्र कहलाता है और उत्तक कहलाता है। तो मित्रों कोशिकाओं का समूह आते ही उसको हम कहेंगे उत्तक। क्या कहेंगे मित्रों? उत्तक कहेंगे समान कोशिकाओं के समूह को। चौथा विकल्प आपके 140वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 141वां क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा साधन मुद्रित एवं चित्रित संदेश को उसी रूप में भेजने का श्रेष्ठ साधन है? टेलीफोन, टेलीग्राम, फैक्स और टेलेक्स। तो साथियों वर्तमान में भी बिल्कुल फैक्स को ही सर्वश्रेष्ठ साधन माना जाता है मुद्रित और चित्रित संदेशों को भेजने के लिए। थर्ड विकल्प आपका यहाँ पर सही माना जाएगा 141वें क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 142 देखेंगे। अब 142वां क्वेश्चन। राजस्थान के राज्यसभा एवं लोकसभा सांसदों की क्रमशः कुल संख्या है 25, 10, 25, 12, 10, 25 और 12, 25। तो मित्रों राज्यसभा में सदस्यों की संख्या होती है 10, लोकसभा में सदस्यों की संख्या होती है 25 और विधानसभा में राजस्थान में सदस्यों की संख्या है 200। तो यहाँ राज्यसभा और लोकसभा की पूछी है, तो थर्ड विकल्प आपका सही है 142वें क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 143 की ओर। कच्चे माल की उपलब्धता के कारण किस जिले को सीमेंट उत्पादन के लिए आदर्श जिला माना जाता है? नागौर, चित्तौड़गढ़, कोटा और भीलवाड़ा। तो साथियों नॉर्मल सी ये क्वेश्चन है नॉर्मल सा, क्योंकि सर्वाधिक उत्पादन भी चित्तौड़गढ़ जिले में ही होता है और आदर्श जिला भी यही है सीमेंट उत्पादन के लिए, क्योंकि यहाँ पर कच्चे माल की उपलब्धता आसानी से हो जाती है। दूसरा विकल्प सही है साथियों प्रश्न नंबर 143 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 144। ये देखिएगा, ये शिक्षण से संबंधित क्वेश्चन आपके आ चुका है। एनसीएफ 2005 में प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्या नियोजन हेतु सुझाव दिया है।
प्राथमिक स्तरों पर प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण को गणित और भाषा के अतरंग भाग की तरह समझाया जाए। बच्चों को ऐसी गतिविधियों में लगाया जाना चाहिए कि वे भौतिक, जैविक, सामाजिक और सांस्कृतिक रेखांकन के माध्यम से वातावरण को समझ सके। प्राकृतिक वातावरण के अध्ययन में उसके संरक्षण और क्षरण से बचाने की आवश्यकता पर जोर होना चाहिए और उपयुक्त सभी। तो साथियों, एनसीएफ 2005 इन सभी सुझावों को बताता है पर्यावरण अध्ययन की जो पाठ्यचर्या है इसके नियोजन हेतु। तो उपयुक्त सभी वाला जो विकल्प है, मतलब चौथा विकल्प 144 में, वो आपका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 145, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन के अधिगम सिद्धांत नहीं है? सांस्कृतिक संबंधों का सिद्धांत, उपयोगी विषय वस्तु के चयन का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत और प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। तो मित्रों, पर्यावरण अध्ययन में अधिगम के सिद्धांतों के अंतर्गत कौन सा नहीं रहेगा? साथियों, इस क्वेश्चन पे मैं बोनस दूंगा। बोनस मतलब मैं क्या दूंगा, मैं खैर वो चीज बात नहीं है, बट मेरा दृष्टिकोण आपको मैं बता रहा हूं, क्योंकि सारे ही सिद्धांत पर्यावरण अध्ययन के अधिगम के सिद्धांतों में आ जाते हैं। अतः यहाँ पर फिर भी आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकते हैं प्रश्न नंबर 145 के लिए। ठीक है, एक दो क्वेश्चन मैं आपसे वापस कह रहा हूँ कि एक दो क्वेश्चन, मतलब एक तो ऐसा ये क्वेश्चन आया है जिसपे कंफ्यूजन है बहुत ही ज़्यादा साथियों, तो इस पे आप ज़रूर कमेंट करिएगा। वैसे राइट आंसर बताने की स्थिति है ही नहीं, क्योंकि सारे ही सिद्धांत पर्यावरण अध्ययन के अधिगम के अंतर्गत आ जाते हैं। वैसे मेरा यहाँ पर रुचि का सिद्धांत पर मैं चला जाता हूँ, हालांकि ऐसा कुछ होगा नहीं, बट फिर भी अगर मुझे इस क्वेश्चन को हल करना है, गोला भरना है, तो मैं थर्ड गोला भरूंगा इस क्वेश्चन के लिए। प्रश्न नंबर 146, कमेंट जरूर कीजिएगा 145वें के लिए। परियोजना विधि के जन्मदाता है हेनरी कोल्डवेल कुक, विलियम किलपेट्रिक, फ्रांसिस डाल्टन ये गाल्टन है ना, और जॉन ड्यूवी। तो मित्रों, परियोजना विधि के जन्मदाता विलियम किलपेट्रिक है, जबकि इस विधि की जो विचारधारा है वो जॉन ड्यूवी की प्रयोजनवादी विचारधारा पर आधारित है। तो सेकंड विकल्प सही है यहाँ पर प्रश्न नंबर 146 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 147, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बल दिया गया है योगात्मक आकलन पर, अधिगम के आकलन पर, अधिगम के लिए आकलन पर और आधार रेखा आकलन पर। तो साथियों, योगात्मक पर नहीं, अगर यहाँ पर एक विकल्प होता अपना रचनात्मक आकलन पर, तो फिर वो आपका राइट आंसर हो जाता, लेकिन इन्होंने रचनात्मक आकलन तो बताया ही नहीं साथियों। रचनात्मक आकलन, अब इस आधार पे हम इस पे तो नहीं जाएंगे, योगात्मक पे। तीन विकल्प आपके सामने बचे हैं, अधिगम का आकलन, अधिगम के लिए आकलन, आधार रेखा का आकलन। तो मित्रों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो रहेगा आधार रेखा का आकलन, जो बेस लाइन असेसमेंट जिसको हम कहते हैं साथियों, इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 148 देखेंगे अब, 148वां क्वेश्चन। वैसे मैं इस क्वेश्चन के लिए आपको साफ साफ बता दूं कि ऐसा कहीं साफ साफ नहीं लिखा हुआ है कि अधिगम का आकलन या अधिगम के लिए आकलन या आधार रेखा के आकलन पर जो एनईपी, जो नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, ये बल देती है, ऐसा लिखा नहीं हुआ है। बट अगर एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आधार रेखा का आकलन इनमें बेहतर विकल्प है, इसलिए मैं चौथे विकल्प पर जा रहा हूं यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 148, निम्न में से अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री कौन सी है? मैजिक लालटेन, एपिडाइस्कोप, ग्रामोफोन और फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर। तो मित्रों, एपिडाइस्कोप हुआ, फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर हुआ, मैजिक लालटेन या मैजिक लैंटर्न भी जिसको बोला जाता है, तीनों ही यहाँ पर प्रक्षेपित सामग्री है। लेकिन अप्रक्षेपित की पूछा है, ग्रामोफोन एक अप्रक्षेपित सामग्री है। लिंगुआफोन, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर श्रव्य सामग्री होती है ये और ये प्रक्षेपी नहीं होती है, अप्रक्षेपित होती है। थर्ड विकल्प 148 में सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 149। साथियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, हो सकता है यहाँ पे आपने गलत कर दिया, लेकिन देखिएगा, कोविड-19 के दौरान विद्यालय बंद होने के कारण छात्रों के अध्ययन की निरंतरता के लिए राजस्थान के शिक्षा विभाग द्वारा लागू किया गया कार्यक्रम है शिक्षा आपके द्वार इस्माइल, यहाँ पे दिशा री और दीक्षा। तो साथियों, दिशा री और शिक्षा आपके द्वार तो आपने लगाया नहीं होगा, इसमें आपने हो सकता है आप दीक्षा पर चले गए हो, लेकिन दीक्षा तो शिक्षकों के लिए है। छात्रों के अध्ययन की निरंतरता के लिए इस्माइल कार्यक्रम चलाया गया था, जो कि वर्तमान में इस्माइल 2 के नाम से चल रहा है साथियों। तो यहाँ आपका सेकंड विकल्प सही है प्रश्न नंबर 149 में। अंतिम और 150वां क्वेश्चन, परिचर्चा का उद्देश्य है विषय के विस्तार से ज्ञान देने हेतु, मूल्यों के निर्धारण में सहायक,
छात्रों में तार्किक चिंतन की योग्यता करने हेतु और उपयुक्त सभी। तो साथियों राइट आंसर बताइए 150वें का। मित्रों देखिएगा, अच्छा लगा अगर आपको ये वीडियो तो लाइक शेयर करना नहीं भूले और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा साथियों। यहाँ पर आपका चौथा विकल्प सही है। तो ये पर्यावरण के भी हम पूरे क्वेश्चन कर चुके हैं। SST के भी मैं आपको पूरे क्वेश्चन करवा दूंगा साथियों। संस्कृत का भी वीडियो आ जाएगा आपके कल आएगा लेकिन ये वीडियो। तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में।